नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ओपी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो ताज़ा अपडेट है उसके संदर्भ में अपन आज देखते हैं कि अभी हाल ही में आज के दिन जो है विश्व में जो तुर्की, पहले जो तुर्की था वर्तमान में तुर्की जो क्षेत्र है, सीरिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पे 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी भूकंप जो है वो देखा गया है। ठीक है, और ऐसा हुआ क्यों, किस कारण से ये भूकंप आता है, उसके अंदर कौन से ऐसे रीजन रहते हैं जो भूकंप, ठीक है, अर्थक्वेक्स क्यों आ जाते हैं, उसके संदर्भ में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में यदि विश्व के मानचित्र में देखें तो यूरोप के अंदर ये जो भूमध्य सागर है अपना, भूमध्य सागर के कॉर्नर पे यहाँ पे अपन देख रहे हैं थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर, ये अपना सीरिया, ठीक है, ये अपना तुर्की या तुर्की, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह भूकंप से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो क्या कारण है कि यहाँ पे भूकंप आया है। आज की ही न्यूज़ है, लगभग 2300 लोगों के आसपास में मारे गए। अब तक की जो खबर है 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि इंसान की जान जाना, यूँ कहें तो प्रकृति में सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, होता है, क्योंकि मानव जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी है, प्रकृति के अनमोल कह सकते हैं, अपूर्व कह सकते हैं, एक रत्न कह सकते हैं। तो इसका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। 2300 लोग मर चुके हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10,000 लोग मलबे में दबे अभी भी हो सकते हैं। तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम चर्चा यहाँ करेंगे कि ये भूकंप आता क्यों है, किस कारण से भूकंप आता है, इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। यहाँ लिखा है कि इसमें जो तुर्की का गाजियाटेप जो क्षेत्र है, शहर है यहाँ का गाजियाटेप, तो ये इसका एपिसेंटर था गाजियाटेप यहाँ पे। ठीक है, ये इसका एपिसेंटर रहा है। तो शुरू करें आज की वीडियो को, चर्चा करते हैं भूकंप के ऊपर। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? पृथ्वी में कंपन होना ही भूकंप है, इसी को अपन भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब हमारी जो पृथ्वी है उसमें कंपन होता क्यों, उसके पीछे कौन कौन से कारण है, उत्तरदायी है। हालांकि भूकंप आते जो है वो महत्वपूर्ण जो कारण रहता है वो है विवर्तनिक भूकंप। अक्सर जो भूकंप है वो आते हैं विवर्तनिक भूकंप। विवर्तन है क्या, तो मॉर्गन है मैकेंजी पार्कर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था भूपटल विवरण के संदर्भ में कि कितनी प्लेटों से अपना जो पृथ्वी जो है बनी हुई है। तो प्रमुख रूप से उस विवरण में उन्होंने प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत थ्योरी दी थी, प्लेट विवर्तन की थ्योरी के नाम से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से उसको पुकारते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 7 प्रमुख प्लेटों से बनी हुई है, 7 प्रमुख प्लेटों से बनी हुई है। थोड़ी सी बात करेंगे अपन, ज़्यादा कोई विस्तार से जाने के लिए तो अपन इसका एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से, इसका भूकंप के समय बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो 7 प्लेटें है हमारी पृथ्वी जिससे बनी हुई है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, और अंटार्कटिक प्लेट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 बड़ी प्लेटें हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बनी हुई है, और 20 प्रकार की छोटी प्लेटें हैं, 20 प्रकार की छोटी प्लेट है जिनसे हमारी पृथ्वी बनी हुई है। 20 छोटी में जैसे कि नज़का है, कोकोस है, फिलीपीन है, ठीक है ना,
ये 20 प्रकार की छोटी प्लेट है जिनसे हमारी पृथ्वी बनी हुई है। ये इनके ऊपर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं, प्लेट है क्या? 7 प्लेट जो होती है वो होती है एक बड़ा दृढ़ स्थलखंड, और जिसके ऊपर संपूर्ण जो धरातल है वो टिका हुआ है, संपूर्ण स्ट्रक्चर जो है ऊपर का जिसके ऊपर टिका हुआ है। प्लेट को माना गया है कि ये चलायमान है। अब चलायमान क्यों है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अपन देखें तो अपन पाएंगे आगे देखते हैं थोड़ा सा अपन। अब यहाँ अपन देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। तो स्वेस महोदय ने स्वेस के अनुसार स्वेस महोदय ने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है उसके 3 परतें उसकी बताई उसने, ठीक है। 3 परतें बताई मुख्य रूप से। सियाल, ऊपरी जो परत थी उसको सियाल बताया, उसके नीचे जो परत थी उसका सीमा नाम दिया, और अंतिम जो केंद्र में थी उसका नाम निफे दिया। इसमें जो सीमा है इसको तरल अवस्था में बताया। सीमा को किस अवस्था में बताया? तरल अवस्था में बताया स्वेस ने। और इसके ऊपर वाले ये जो भाग है, इसके चारों ओर, जो सियाल के चारों ओर जो ऊपर वाला जो भाग है उसको भूपरपट्टी कह दिया। क्या कह दिया? भूपरपट्टी, ठीक है ना। तो इसने कहा है स्वेस ने कि जो अपनी सियाल जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड है, और सीमा जो है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, और जो सियाल है ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। ठोस है, भुरभुरी हो सकती है, लेकिन लिक्विड नहीं है। और ये सीमा लिक्विड है तो सियाल इसके ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। और ये जो अपनी सियाल जो बनी हुई है ये प्रमुख रूप से ऊपरी जो भाग है ये 7 प्लेटों से 20 अन्य बड़ी छोटी प्लेटों से इसका निर्माण हुआ है। 7 बड़ी प्लेट इसमें पाई जाती है। तो इसने कहा कि इसके अनुसार जो प्लेटें हैं इनमें गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गति। और गति 3 प्रकार की गति होती है, 3 प्रकार की गति, ठीक है। किस तरह की? एक का नाम तो दिया है इसने अभिसारी, एक का नाम दिया है अपसारी, और तीसरे का नाम दिया है रूपांतरण, ठीक है। इसमें इसने ये समझाने की कोशिश की कि अभिसारी जो गति होती है इसमें प्लेट जो है एक दूसरे के आमने सामने खिसकती है। अपसारी जो गति होती है उसमें जो प्लेट है एक दूसरे से दूर खिसकती है। और रूपांतरण जो होता है इसमें एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है, एक इसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसको क्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेपण कहते हैं। यह बताने का प्रयास किया था स्वेस ने, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। मान लेते हैं कि स्वेस की बात सही है, ठीक है। इसके अलावा भी तो कुछ बिंदु है अपने पास में। उसके बाद में दूसरा यदि अपन देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यदि अपन देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखो यहां अपन क्या पाएंगे? यहां अपन पाएंगे कि पृथ्वी जो है उसकी यदि आंतरिक संरचना अपन देखें, ये जो ऊपरी भाग है इसको भूपरपट्टी कहा जाता है, ठीक है। यह जिसके ऊपर इंसान रह रहा है, मानव रह रहा है, जिसका ऊपरी भाग है उसके ऊपर मनुष्य के सांस्कृतिक बुद्धिशील बने हुए हैं, ठीक है। और इसका जो ऊपरी भूपरपट्टी की जो गहराई है 0 से 100 किलोमीटर तक मानी गई है, ठीक है। यानी 100 किलोमीटर तक जो है इसका ऊपरी भाग है, लगभग इसको भूपरपट्टी कहा जाता है। उसके बाद में यदि अपन नीचे चलेंगे तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है दूसरा भाग इसका है। 5100 किलोमीटर की गहराई तक है इसका अंदर का भाग अलग है, और 6378 किलोमीटर ये पृथ्वी का केंद्र आ गया। इसका मतलब ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ठीक है। क्या होगी? त्रिज्या। तो इसको तो बोलते हैं
आंतरिक कोर, आंतरिक करोड़, विस्तार से इसके अध्ययन भी, इसको बोलते हैं बाह्य करोड़, ठीक है। और इसको ऊपरी भाग वाला ये जो भाग है इसको बोलते हैं प्रावार या मेंटल, ठीक है। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार प्रावार जो मेंटल है इसका जो ऊपरी भाग है, प्रावार या मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मैं इसको अदर कलर के माध्यम से दिखा दूं आपको। ये जो भाग है इसको ये बताया है कि ये तरल अवस्था में है। प्रावार और मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार। इसका यदि अपन अध्ययन करें विस्तार से, इसको पढ़े तो पाएंगे अपन कि ये तरल अवस्था में है। अब चट्टानें यहाँ पे पिघली हुई है, यदि चट्टान पिघली हुई है, चट्टानें यदि तरल है, तो आप सोच लो कि यहाँ का जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो सकता है, ठीक है ना। ये कितना हो सकता है जब यहाँ चट्टानें पिघली हुई है। इस बात का प्रमाण ये भी है कि बिल्कुल यहाँ तरल अवस्था में ये सेलें पाई जाती है। इसका प्रमाण है कि धरातल से जब ज्वालामुखी उद्गार के तहत जब लावा बाहर निकलता है, लावा निकलता है, तो अपन देखते हैं वो चट्टानों का पिघला रूप होता है और यहाँ तरल अवस्था में वो बाहर आता है, ठीक है। तो ये इसका प्रमाण है। तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी जो है तरल अवस्था में। अब है कारण क्या है कि इससे नीचे तो लोग जा ही नहीं पाए, तो अपने पास में जो प्रमाण मिले हैं वो इसी, जहाँ से लावा निकलता है, मैग्मा बाहर आ रहा है। मैग्मा और लावा दोनों एक ही वर्ड है। जब धरातल के अंदर यहाँ पे लिक्विड अवस्था में तब तो मैग्मा कहलाता है, और बाहर निकल गया, जमगा हो गया, तब लावा कहलाता है। ये तो इसकी सिचुएशन के बेस पे इसका अपन कह सकते हैं कि इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। घर में जिसको टुन्नू बोलते हैं और बाहर इसको टोमी बोलते हैं, वही बात होगी यहाँ पे, ठीक है। टुन्नू टोमी वाली बात होगी। तो यहाँ अपन देखें कि लगभग मेंटल का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसको स्थल मंडल भी कहते हैं। इसका अध्ययन भी अपन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भी अपन विस्तार से करेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ समझाना है कि पृथ्वी है, यहाँ पे तरल अवस्था में है धरातल, और इसके ऊपर सियाल जो है वो विभिन्न प्लेटों के रूप में तैर रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि पानी के ऊपर अपन कोई भी चीज़ रखते हैं तो उस प्लेट के ऊपर जैसे कोई लंबा फट्टा अपन रख दिया है लकड़ी का, और उसके एक साइड में अपन दबाव डालेंगे तो वो क्या करेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे नौका है, नाव है, जलयान है, समुद्री जलयान है, वो समुद्र में चलते हैं तो उसके ऊपर बैलेंस कब रहता है, चारों ओर से वो तुला हुआ रहता है। एक साइड में उसके ऊपर दबाव बढ़ा, उसके साथ ही उसमें विवर्तन पैदा हो जाता है, हलचल पैदा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हलचल इसमें पैदा होती है, ऐसा माना जाता है, चाहे पार्कर महोदय ने कहा हो, चाहे मैकेंजी ने कहा हो, चाहे मॉर्गन ने कहा हो, चाहे स्वेस ने कहा हो, बिल्कुल इन्होंने भी एक अध्ययन के साथ में कहा है कि प्लेटें इस मोह असांतत्य क्षेत्र पर तैर रही है। ये तरल अवस्था में है, इसको मोह असांतत्य कहा जाता है, मोह असांतत्य, ठीक है, क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो इसके ऊपर ये मुख्य रूप से तैर रही है, और जब कभी भी किसी प्लेट पर बाहर बढ़ता है तो इनकी गति, इनमें विचलन होता है, और विचलन को ही विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के कारण ही ये जो चट्टानों में, शैलों में तनाव पैदा होता है, और तनाव के कारण ऊपर की प्लेट है वो हिल जाती है। दूसरा, एक तो विवर्तन इस कारण से हो गया। दूसरा जो प्रमुख इसका कारण हो सकता है, वो अन्य कारण क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं आपको इधर और बता देता हूं। अन्य कारण और क्या हो सकता है कि विवर्तन पैदा हुआ, यह लिक्विड अवस्था में था। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है यदि वो तरल अवस्था में है और तरल के साथ साथ में गर्म अवस्था में है, तो आप स्वाभाविक है कि इसके अंदर क्या बनती है, गैस बनती है, ठीक है, गैस बनती है। और ये गैस जो है वो क्या है, अन्य की बजाय वह चट्टानी स्वरूप की बजाय हल्की होती है, और हल्की होती है तो स्वभावतः ये कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि भारी चीज़ें, जो भारी चीज़ें होती है वो नीचे बैठती है, ठीक है ना। तो भारी चीज़ नीचे बैठती है, हल्की चीज़ ऊपर जाती है, जिस कारण से ये जो गैस है जब धरातल के अंदर इतनी अधिक मात्रा में बन जाती है तो ये क्या करती है गैस, इसके ऊपर पाए जाने वाले जो दृढ़ स्थलखंड है, जिसको प्लेट कहते हैं, दृढ़ स्थलखंड, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। इस प्लेट इसके ऊपर दबाव डालती है, दबाव डालती है तो इसको
जहाँ कहीं से भी जगह मिले वहाँ से ये गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो यहाँ जब दो प्लेटें जहाँ मिली हुई है उस संधि स्थल पर दबाव डाल करके और इसको तोड़ करके यहाँ से बाहर निकल आती है। जब ये जगह नहीं मिलती तो ये क्या करती है, जहाँ पर दो प्लेटें जहाँ जहाँ मिल रही है वही क्षेत्र को चुनती है और उस क्षेत्र से, यानी प्लेट जो है उसकी जो संधि स्थल है, जहाँ जैसे यूरेशियन प्लेट और ये अमेरिकन प्लेट है, दोनों मिली हुई है जहाँ पे, तो इस संधि पे ये दबाव डालती है जैसे, और दबाव डाल के यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है और यहाँ से ये बाहर निकलती है गैस, और भरपूर प्रेशर के साथ में बाहर निकलती है। तो आसपास का जो इलाका है इसमें कंपन पैदा हो जाता है, और कंपन होने से इसके ऊपर जो सांस्कृतिक भूदृश्य है, जो भी स्ट्रक्चर अपने बना रखे हैं वो तहस नहस हो जाते हैं, और मानव हानि, जन हानि और जीव जंतुओं की हानि कह सकते हैं, और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान अपने हो जाता है। हालांकि प्रकृति के लिए एक लाइन आती है कि प्रकृति में, एक लाइन आती है कि प्रकृति में परिवर्तन, बड़ी लाइन है, विचार करने लायक है। प्रकृति में परिवर्तन मूल्य तटस्थ होते हैं। प्रकृति में परिवर्तन मूल्य तटस्थ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है वो प्रकृति के बैलेंस के लिए होता है, जिसका न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है। इसलिए इसमें लिखा है कि ये मूल्य तटस्थ होता है। ये लाइन आती है, प्रकृति बहुत बार मैं पढ़ता हूँ तो इसको मैंने बहुत बार गौर किया कि बिल्कुल सच्ची बात है कि प्रकृति अपने बैलेंस के लिए काम करती है। जनहानि, मानव हानि, हानि या नुकसान या जो लाभ अधिक हुआ है उसकी बात अपन करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस चीज़ से हमें क्या लाभ हो रहा है। हमें लाभ हो गया, जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ को भी अपन कहते हैं जी, जब तबाही हो गई तो अपन कहते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बाढ़ तो नहीं आनी चाहिए। और थोड़ी बाढ़ आई और नए खादर मैदान का निर्माण कर दिया, ठीक है, ये खादर तैयार कर दिया तो अच्छी फसल होगी, तो अपन कहते हैं जी बाढ़ आना बहुत जरूरी था क्योंकि नई मिट्टी का निक्षेप हो गया, खादर तैयार हो गया। तो अपने बेस पे प्रकृति मूल्य तटस्थ रहती है, इसके सामने कोई किसी प्रकार का न तो इसके समक्ष इसका कोई लाभ होता है प्रकृति में, न इसका लॉस होता है। होता क्या है, प्रकृति अपना बैलेंस चाहती है और अपने बैलेंस में ही रहना पसंद करती है और बैलेंस में ही रह पाती है। इसी कारण से ये परिवर्तन होते हैं और इसी कारण से भूकंप आता है, ठीक है ना। तो बात अपन कर रहे थे भूकंप की, समझे होंगे भूकंप आता क्यों है। इसी की एक फोटो अपने अखबार के अंदर देखी थी, न्यूज आ रही थी, तो हमने देखा है कि आया कहाँ पे है, तो तुर्की का नया नाम, पहले नाम तुर्की था, सीरिया, लेबनान, इजराइल का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है, और इसका जो मुख्य जो केंद्र है वो तुर्की के अंदर देखा गया है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो इसका केंद्र है वो तुर्की के अंदर देखा गया है। तो इसके एक शब्द आता है भूकंप मूल या फोकस, ठीक है। अब होता क्या है कि ये मान लेते हैं कि ये धरातल है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये इसका धरातल है। अब भूकंप जहां सबसे पहले उत्पन्न होता है ये तो भूकंप मूल होता है, यानी सबसे पहले भूकंप जहां प्रकट होता है उसको भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है, ठीक है। और एक वर्ड आता है एपिसेंटर, एपिसेंटर, ठीक है ना। तो ये जो धरातल पर वह स्थान जहां सबसे पहले कंपन महसूस किया जाता है, धरातल का ऊपरी भाग जहां सबसे पहले कंपन महसूस किया जाता है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसका एपिसेंटर कहते हैं। तो यहां अपन ने देखा है कि इसका जो एपिसेंटर था वो कहां पे था, तुर्की में था, यानी तुर्की के अंदर ही इसका एपिसेंटर था। और उस जगह का नाम भी अपन ने देखा था, देखो अभी उस जगह का नाम था गाजियाटेप, उस जगह का क्या नाम है, यह जो क्षेत्र है उसका नाम है, एक सेकंड माफ कीजिए भाई, इसी
एपिसेंटर का नाम है गाजियाटेप। यहाँ पे इसका एपिसेंटर देखा गया था, यानी सबसे पहले भूकंप जो है इस शहर में महसूस किया गया था। गाजियाटेप जो तुर्की का शहर है, यहाँ पे महसूस किया गया था, सबसे पहले कंपन यहाँ फील हुआ था। ठीक है, अब ये जो कंपन है इसके बारे में कैसे पता चलते हैं, किस तरह की तरंगें होती है? मुख्य रूप से 3 तरंगें उत्पन्न होती है। एक तो पी तरंग होती है जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, एक एस तरंग होती है और एक एल तरंग होती है। 3 तरह की तरंगें भूकंप के समय उत्पन्न होती है। पी तरंग जो सबसे पहले प्रकट होती है, इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। एस तरंग जिसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, ठीक है ना, और ये प्राथमिक के बाद में उत्पन्न होती है, इसको सेकेंडरी कहते हैं। तीनों माध्यमों से ये गुजर सकती है। पहली वाली जो है तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, एस जो है वो सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है। और सबसे अंत में धरातलीय वेव जो है एल, इनको लैंड वेव्स भी कहा जाता है, और ये धरातलीय वेव्स है और ये धरातल पर प्रकट होती है। सबसे अधिक खतरनाक, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सबसे अधिक खतरनाक तरंग कौन सी है, तो एल तरंग जो होती है वो सबसे अधिक खतरनाक होती है। सबसे अधिक डेंजरस यही है क्योंकि धरातल की ऊपरी भाग में, वो ऊपर का जो ऊपरी भाग है वहाँ संचरण करती है और सबसे अधिक तबाही जो लाती है वो एल तरंग ही लाती है। इसके अलावा और भी तरंगे हैं, इनके अलावा जैसे पी स्टार, एस स्टार, इस तरह की तरंगें भी और पाई जाती है, जिसकी चर्चा अपन विस्तार से जब भूकंप को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन सी तरंगे हैं, किस प्रकार से इनका अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा बिंदु और बता देता हूं कि इसको मापते कैसे, भूकंप को किस प्रकार से मापते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा बिंदु और बता देता हूं मैं। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, यह भूकंप मापक है, भूकंप मापक है। क्या बोलते हैं उसको? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 स्केल पर ऊपर चलती है। एक का नाम है रिक्टर स्केल, इसको भूकंप को जब मापते हैं उसका नाम है रिक्टर स्केल, और एक का नाम है मर्केली स्केल। इन 2 स्केलों पे भूकंप की जानकारी ली जाती है। ठीक है, रिक्टर स्केल जो होता है उसमें जो संख्याएं होती है वो 0 से 10 तक होती है, और इसमें जो भूकंप की तीव्रता है प्रत्येक जो क्रमांक है पर पहली से दुगुनी हो जाती है, पहले से दुगुनी मानी जाती है। ठीक है, भूगोल का बिंदु है, देखो भूगोल का बिंदु है तो अपन विस्तार से आसानी से इस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर सीरीज में राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा अपन यूँ कह ही रहे हैं कि कहने में अपने कोई हर्ज भी नहीं है कि थोड़ा सा स्टडी मौका कम मिला है राजस्थान अध्ययन की संपूर्ण स्टडी करने का। तो बेसिकली राजस्थान का जो फिजिकल जियोग्राफी है वो तो पूर्ण रूप से उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो पशुधन वगैरह है उस पर अपन रिसर्च कर रहे हैं अभी तक, तो ज़रूर उसका रिसर्च करके आप तक है नई जो जानकारी है, ताज़ा अपडेट्स है, वो जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो 0 से 10 तक की संख्याएं होती है, और इसमें प्रत्येक संख्या का जो भारांक होता है वो पहले का दुगुना होता है, इसलिए इसमें भूकंप की तीव्रता दुगुनी होती है। ठीक है, और जो मर्केली स्केल है ये इन्हीं के नाम पर ही है, जिन्होंने बनाई है उन्हीं के नाम पर है, जिस पर विस्तार से अपन चर्चा और करेंगे। इसमें 1 से 12 तक की संख्याएं काम में ली जाती है। ठीक है ना, कितने? 1 से 12 तक की संख्या इसमें काम में ली जाती है, और आघात की तीव्रता के बेस पे ये मापन करती है, आघात की तीव्रता के बेस पे ये मापन करती है। तो समझ गए होंगे भूकंप जो आए हैं, मुख्य रूप से भूकंप कौन से होते हैं? विवर्तनिक होते हैं। 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती है, पी, एस और एल, 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। क्यों पैदा होता है भूकंप, कहाँ से होता है? तो अपन देखा कि स्वेस के अनुसार जो सीमा जो है वो तरल अवस्था में है, सियाल उस पर तैर रहा है, और सियाल है विभिन्न प्रकार की 7 और अन्य 20-25 प्रकार की छोटी प्लेटों से बना हुआ है, जो स्वतंत्र वो विचरण उसके ऊपर कर रहा है। उसमें 3 तरह की गतियाँ पाई जाती है, अपसारी, अभिसारी और क्षेपण या रूपांतरण सीमा उसको कहते हैं। ठीक है ना, जब कभी भी प्लेट के ऊपर दबाव बढ़ता है या धरातल के आंतरिक भाग में किसी प्रकार की गैस उत्पन्न होती है, क्योंकि तरल अवस्था में जब पृथ्वी तो उसमें गैस उत्पन्न हो जाती है, तो उसका दबाव पड़ता है, तो प्लेट जो है उस गैस को बाहर निकालने के लिए उसमें कंपन पैदा हो जाता है। ठीक है, उस कंपन के कारण
उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो तहस नहस हो जाता है और प्रकृति में उसका मूल्य तटस्थ है, लेकिन हम अपने अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार उसको अच्छा और बुरा कह देते हैं। भला नुकसान बेस पे भला हुआ या बुरा हुआ वो अपन तय कर लेते हैं। ठीक, तो ये था भूकंप के बारे में एक बेसिक सी जानकारी है, छोटी सी जानकारी है, विस्तार से अपन जरूर पढ़ेंगे। आप जुड़े रहे हमारे मिशन से। जल्दी ही अपन विश्व का भूगोल शुरू करने और भौतिक भूगोल पूरा आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अपने पास में जो पैनल है अभी जनवरी को पहुंचा है, तो इसका अभी उपयोग अपने किया ही कहा है, अब जरूर शुरू कर रहे हैं। पीछे की जो वीडियो है जितने भी है वो मैनुअली बोर्ड पे है, डिजिटल पे नहीं है, और अब आपके पास में डिजिटल बोर्ड आ चुका है, तो आप चिंता न करें, बहुत ही शानदार तरीके से आपके पास हर एक टॉपिक पहुंचाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस रहेंगे, घबराए नहीं, जंग के मैदान में उतर गए हैं, जीत उन्हीं की होती है जो घोड़े दौड़ते हैं, और जिन्होंने दौड़ना ही छोड़ दिया, पहले ही तय कर लिया कि अपन तो इस जंग के मैदान में हार जाएंगे, पहले ही विवश हो गए, परेशान हो गए, तो वो कभी जीत नहीं सकते। हार भी उन्हीं की होती है। जैसे एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो बताते हैं कि 1000 बार प्रयोग किया उसने, 1000 बार प्रयोग करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। तो उसके साथियों ने कहा कि आपने 1000 बार प्रयोग किया, आपको पता है बल्ब आप नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसमें आपको कितना नुकसान हो गया। तो एडिसन ने जो बात की बड़ी महत्वपूर्ण की कि मैंने इन 1000 गलतियों से भी बहुत बड़ी बात सीखी है। वो बात क्या सीखी है कि मुझे ये पता चला है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब मुझे कोई नया तरीका ईजाद करना पड़ेगा। तो हर समय हर क्षेत्र में उतरने के लिए जब उस पीछे वाले क्षेत्र से, पिछले वाली आपकी जो प्रयास है उससे कामयाब नहीं हो रहे हो, तो पढ़ाई के क्षेत्र में है, अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए, किसी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते हो, तो नए तरीके से सोचिए, ठीक है ना। तो जरूर प्रयास करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपन और मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ में। जब कभी भी इस तरह की घटनाएं आएगी, भौगोलिक घटनाएं, तो उस पर अपन जरूर विचार करेंगे। आप देखते रहिए मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।